अरे भाई वो देख, क्या लड़की है, कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है और राजन उससे पूरी तरह मोहित हो चुका था। हाँ यार, लड़की तो अच्छी है, लेकिन तेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ? तभी सत्यम को एक कॉल आता है और सत्यम कॉल पर बात करता हुआ पार्क से निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राजन अभी भी उस लड़की को घूर रहा था। राजन की वो शाम लड़की को घूरते हुए ही बीत गई। राजन रात भर उसी खूबसूरत लड़की के ख्यालों में खोया रहा। साथ ही साथ उसे इस बात का अफसोस भी था कि वो उस लड़की से बात नहीं कर पाया। अगले दिन जब राजन दोबारा उसी पार्क में गया तो इस बार भी उसे वही लड़की ठीक उसी जगह पर बैठी दिखी जहां पिछली शाम उसने देखा था। राजन उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। हाय, मैं राजन, यहीं पास में रहता हूं। और आपका नाम? राजन ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, लेकिन उस लड़की ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और नॉर्मल रही। इसके कुछ देर बाद दोबारा से राजन ने उस लड़की को वही बात दोहराई, लेकिन इस बार भी बात नहीं बनी। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटा और वापस जाने लगा। बिरजू, अरे ओ बिरजू, रुको। राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठा और अगले ही पल उसने हैरानी से खुद से सवाल किया कि इस लड़की को मेरा पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तो मैं इससे पहली बार मिला हूँ। लेकिन राजन उस चीज को नजरअंदाज करता हुआ उससे बातें करने लगा। उस लड़की ने अपना नाम श्रुति बताया। दोनों अब हर शाम पार्क में मिलने लगे और आपस में दोनों की खूब बनने लगी। लेकिन अब राजन का वो हवसी कैरेक्टर और इंतजार नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने एक शाम उस खूबसूरत लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जो खुशी खुशी बिना किसी झिझक के उस लड़की ने कबूल भी कर लिया। दोनों की शादी तो तय हो चुकी थी, लेकिन राजन उस खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबा था कि वो उस लड़की के बारे में उसका नाम श्रुति है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानता था। एक सप्ताह के अंदर दोनों की शादी होनी तय थी। हर कोई राजन की इस जल्दबाजी से नाखुश था, लेकिन राजन को किसी के भी सजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बस कुछ दिन बाद राजन की शादी श्रुति से हो गई। श्रुति के घर से कोई भी नहीं आया था, जो थोड़ा अजीब था, लेकिन अब राजन की जिद के सामने किसकी चलनी थी। शादी होकर जैसे ही श्रुति ने घर की दहलीज पर अपना कदम रखा, तभी राजन के दोनों पालतू कुत्ते जोरों से भौंकने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी खतरे की तरफ संकेत कर रहे हैं। श्रुति भी उन कुत्तों को ऐसे घूर रही थी जैसे उसका बस चले तो वो तुरंत उन्हें निगल जाएगी। शादी को अब 10 दिन बीत चुके थे और आज 11वीं रात थी। पूरा गांव सुकून की वादियों में सो रहा था। तभी उस रात अस्तबल से गायों और बछड़ों के चिंघाड़ने की आवाज आने लगी। गांव के लगभग कुछ लोग जागे और अपने घरों से बाहर निकले। वो 4 लोग थे जो टॉर्च की रोशनी से अपने अस्तबल की तरफ जा रहे थे, जहां उन्होंने अपने गायों को बांधे रखा था। वो अपने अस्तबल के करीब पहुंचे तो उन्हें पायल और झुमके की आवाज सुनाई पड़ी। वो सभी एक बड़ी सी दीवार के पीछे छुप गए, लेकिन तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो देखकर उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने देखा इस गांव की नई दुल्हन और राजन की बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल का रूप लिए बछड़ों को नोच नोच कर खाए जा रही है। वो खून पीने में व्यस्त थी और साथ ही जानवरों के अंतड़ियों को खा खा कर उन्हें जमीन पर फेंक रखा था।
वहां मौजूद उन चारों के रोंगटे खड़े हो गए और डर के कारण वो सभी लोग भागने लगे। इसी बीच उस चुड़ैल ने उन लोगों की मौजूदगी का एहसास कर लिया और बछड़ों के मांस को एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूदी। उन चारों में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गया। मेरी असलियत को तूने एकदम करीब से देखा है। अब तेरा बचना तो असंभव है। अगली सुबह उस आदमी की लाश गांव के चौराहे पर लटकी मिली, जहां उसके जिस्म से दिल गायब था। इस घटना में एक और बात थी कि उसी रात वो चुड़ैल उन तीनों जो भाग निकले थे उनके सपने में भी आई थी, जहां उसने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी असलियत किसी को भी बताई तो वो उन्हें भी भयानक मौत देगी। अब ये सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़ने लगा। हर शनिवार की रात को गांव के जानवर तेज आवाज करने लगते और अगली सुबह सड़कों पर भयानक दर्द के साथ मरे मिलते। अब तक राजन को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि गांव में हो रहे इस खौफनाक कांड को अंजाम उसकी सबसे भरोसेमंद यानी उसकी पत्नी ही दे रही है। भले राजन को श्रुति पर जरा भी शक नहीं गया था, लेकिन उसकी माँ को श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आ रही थी। उसे लगभग यकीन था कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार की रात अपना शिकार खोजती है और इस गांव को खंडर बनाने की कोशिश में है, वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही है। राजन की माँ को श्रुति के बर्ताव से उस पर शक हो चुका था। जैसे सब्जी सेकंड्स में काट देना, खाना कुछ मिनटों में बना लेना, घर के एक कोने में बैठे होने के बावजूद पूरा काम कर लेना और कई बार काला जादू के सामान से खेलना। राजन की माँ को श्रुति का चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देता। जैसे सुबह इंसान जैसा, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में उसकी माँ को श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखती। एक रात राजन की बूढ़ी माँ अपने कमरे से बाहर पानी पीने के लिए आई तो वहीं उसे राजन के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। राजन की माँ ने जब राजन के कमरे में झांका तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि राजन की पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल थी और राजन के पैर के अंगूठे को चूस रही थी, शायद खून। ये देखकर राजन की बूढ़ी माँ ने अब ये फैसला कर लिया था कि कल सवेरे होते ही चाहे कुछ भी करके वो राजन को श्रुति की सच्चाई बताएगी। राजन की माँ अब अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उस चुड़ैल को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उसे ऐसा करते राजन की माँ ने देखा है और वो उसकी असलियत जान चुकी है, तो उसका जिंदा रहना श्रुति के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसके बाद श्रुति सीधा उसी बुढ़िया के कमरे में जाती है और एक भयानक आवाज के साथ उसकी गर्दन पकड़ लेती है। उस बुढ़िया की चीख निकल जाती है और इसके साथ ही राजन की आंख भी खुलती है और राजन कमरे से बाहर आते हुए सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है। ये तुम क्या कर रही हो श्रुति? क्या तुम पागल हो गई हो? छोड़ो माँ को। अब धीरे धीरे श्रुति का चेहरा बदलने लगता है, उसके बाल बढ़ने लगते हैं और उसके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगती है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे प्यार करती हूँ? नहीं, तू तो मेरा बस एक इस गांव में पहुंचने का जरिया था। सालों पहले मेरी माँ अवंतिका को तुम लोगों ने जिंदा जला दिया था। मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। अवंतिका,
वो डायन जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। हे भगवान! ए चुड़ैल, मेरी माँ को छोड़ दे, वरना मैं अपनी बंदूक से तुझे मार दूंगा। वो चुड़ैल राजन की माँ को एक कोने में फेंक देती है और सीधा राजन पर झपटती है। इसके बाद वो राजन के गले में अपने दांत गड़ा देती है और राजन की तड़प तड़प कर वहीं मौत हो जाती है। बुढ़िया को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी भी मौत हो जाती है। लोगों का कहना है इसके बाद उस चुड़ैल ने उस रात उस गांव में मौजूद किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, किसी को जलाकर किसी का कत्ल कर दिया। कहते हैं सालों पहले कोई अवंतिका नामक डायन इस गांव में रहती थी, जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। जब लोगों को पता चला तो उसे गांव के चौराहे पर बांधकर जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी बेटी पर किसी की नजर नहीं पड़ी। आज 22 साल बाद वही बेटी आई है बदला लेने, और उसने पूरे गांव को शमशान बना दिया। दोस्तों, राजन की एक गलती का अंजाम पूरे गांव को भुगतना पड़ा। अगर आपको भी कोई ऐसी लड़की दिखे जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो लेकिन अनजान हो, तो उससे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत चेहरे के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसते हैं। मौत एक ऐसी भयानक सच्चाई है जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, लेकिन एक और कड़वा सच ये भी है कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकती है। आज की कहानी 2 बहनों की है जो अडॉप्टेड चाइल्ड थे। उन्होंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा था और अपनी जिंदगी को गोद लिए हुए घरों में गुजारती थी, लेकिन जिंदगी ने उनके साथ ऐसा खेल खेला जिसमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाए। क्या कर रही हो निधि? अब तो बड़ी हो गई हो, अब तो मिट्टी में खेलना बंद कर दो। दीदी, क्या तुम भी? बच्चों, अपने कमरे में जाओ और जाकर सामान पैक कर लो। तुम्हें लेने के लिए मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी जाओ। क्योंकि नैना और निधि अडॉप्टेड चिल्ड्रन थे, तो अक्सर उनको फैमिलीज चेंज करनी पड़ती थी। जिंदगी अब तक खुशनुमा चल रही थी। दीदी, सच कहूँ तो मुझे इस परिवार को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन अब दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम अनाथ की जिंदगी ऐसी ही होती है, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। दोनों अडॉप्टेड बहनें अभी जिंदगी की लड़ाई में बहुत छोटी थी। नैना जहां 13 साल की थी, तो उसकी छोटी बहन निधि 10 साल की थी। अब उन्हें मर्फी फैमिली में जाना था। दीदी, क्या तुम्हें पता है मर्फी आंटी बहुत खड़ूस है। इन्हें बच्चों से कोई खास लगाव नहीं है, फिर न जाने क्यों ये हमें लेने आई है। हाँ, ये बात है तो सही, क्योंकि मैंने भी सुना है कि इनका स्वभाव बहुत अजीब है और व्यवहार बहुत खतरनाक है। पहले भी कई लोगों ने इनके यहाँ से बच्चों के गुमशुदा होने के किस्से बताए हैं। बच्चों, बाहर गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ? शाम होने वाली है ना, जाओ। हाँ, जाओ। दोनों बहनें अब मर्फी फैमिली पहुंच चुके थे, लेकिन वहां उन्हें अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था। घर किसी आलीशान महल से कम नहीं था और रोशनी से चकाचौंध था ये घर। उस रात दोनों बहनें सो गई और अगली सुबह उठी तो मर्फी उनके बगल में बैठी थी। बच्चों,
वैसे तो स्कूल जाना बहुत जरूरी है ना? लेकिन मैं तुम्हें 2 रास्ते देती हूँ, हाँ? या तो घर के सारे काम करो या स्कूल जाओ। नैना को पढ़ाई पसंद नहीं थी, इसलिए उसने घर का काम करना सही समझा और निधि ने स्कूल जाने का फैसला किया। तकरीबन 1 हफ्ते बाद नैना, नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचो, चलो। डाइनिंग हॉल पर बैठने के बाद निधि, तुम शुरू करो। आज तुम्हारा मनपसंद पकवान बनाया है। नैना, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पहले परिवार कैसे रहे हैं या उनकी क्या मानसिकता रही है, लेकिन इस घर में हम ईमानदारी को महत्व देते हैं और तुम जिसे अपनी बहन कहती हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये तुम्हारी काल्पनिक मित्र है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, समझी? और तुम अब 13 साल की हो। अब ये बचकानी हरकतें तुमको शोभा नहीं देती। मैडम, ये आप क्या कह रही है? क्या निधि आपको दिखाई नहीं देती? ये मेरी काल्पनिक या सपने की बहन नहीं है, बल्कि असली बहन है। आपने हम दोनों को अडॉप्ट किया है ना? नहीं नहीं नैना, मैंने सिर्फ तुम्हें गोद लिया है। मैं किसी दूसरी लड़की को नहीं जानती और निधि कहकर जिसे तुम बुलाती हो ना, असल में उसका इस धरती पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। मर्फी की ये बातें सुनकर नैना को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाई और नाराज होते हुए अपने कमरे में चली गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ाते हुए, क्या मैं पागल हूँ? क्या निधि जैसी कोई लड़की असल में है ही नहीं? ये सब मेरा वहम है। क्या मेरी इसी पागल और बचकानी हरकतों की वजह से पुराने परिवारों ने मुझे छोड़ दिया है? नैना अपने मन में ये सवाल कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर निधि खड़ी मुस्कुरा रही थी। निधि, निधि, तुम मेरी बहन मर्फी आंटी है ना? वो मुझे पागल साबित करना चाहती है। वो कहती है तुम असल में हो ही नहीं, जबकि तुम हो। सच कहना, कहीं ये मेरा वहम या ये पागलपन तो नहीं है ना? सच बोलो। निधि की आंखों में आंसू होते हैं और वो बिना कोई जवाब दिए सीधा चलने लगती है और वो बेसमेंट के पास जाकर गायब हो जाती है। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकी थी। तभी उसे भूरे बालों वाली और चेहरे पर बहुत झुर्रियां वाली औरत दिखती है, जो ठीक से देखने पर पता चलता है कि ये तो मिस मर्फी ही है। नैना को दिखता है कि मर्फी असल में कोई इंसान नहीं, बल्कि एक नरभक्षिणी डायन है। तभी वो प्लास्टिक के थैले में से एक लाश को बाहर निकालती है। ऊपर बल्ब लटक रहा होता है, जिसकी रोशनी में नैना को साफ दिखता है कि वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि निधि की थी। नैना अंदर से कांप उठती है और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बहुत डर लग रहा था और रोना भी आ रहा था, लेकिन अगर मर्फी उसे अभी इसी वक्त देख लेगी तो जाहिर है वो उसे भी मार देगी। नैना दबे पांव अपने कमरे में आती है और दरवाजा कसकर बंद करके रोने लगती है। अब तो वो और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड थी। कुछ समय बाद वो नॉर्मल होती है तो वो ये सोचती है कि असल में पूरा मामला है क्या। असल में अभी उसने निधि की लाश को देखा, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। कहीं ऐसा तो नहीं
कि मर्फी ने निधि का कत्ल कर दिया और अपने कातिल के कैरेक्टर को छिपाने के लिए निधि को अदृश्य साबित करने का ढोंग कर रही है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो निधि उसे कैसे दिखाई दे रही है जबकि वो तो मर चुकी है। उसका सिर ये सब सोच सोच कर फटा जा रहा था। तभी उसने अपनी बगल में निधि को बैठा देखा, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। दीदी, तुम डरो मत। ये सच है कि मैं मर चुकी हूँ और मेरा अब कोई वजूद नहीं है। लेकिन मेरी कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही है। ठीक पिछले हफ्ते के शनिवार की रात को जब तुम बार्बर अंकल के साथ मेला देखने गई थी ना, तब मैं गलती से मर्फी आंटी के रूम में दाखिल हो गई थी, जहाँ जाने को वो सख्त मना करती थी। मर्फी आंटी के कमरे में उनकी असलियत थी, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़े नाखून, सफेद बाल और खून की बोतल। मुझे मर्फी आंटी ने देख लिया और अपनी असलियत छिपाने के लिए उन्होंने मुझे धोखे से बेसमेंट में बुलाया और सिर पर रॉड मारकर मुझे मार दिया, मेरी हत्या कर दी। और वही मुझे एक प्लास्टिक के थैले में बांध दिया, जिससे किसी को मेरे बारे में कभी पता ना चल सके। इतना बताकर निधि वहां से गायब हो गई। यानी कि नैना को अब पूरा माजरा पता चल चुका था। उसे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि उसके और उसके बहन में एक बहुत मासूम रिश्ता था, जिस वजह से निधि की आत्मा मरने के बाद भी उसे दिखाई देती है। नैना ने सोच लिया था कि अब वो किसी भी तरह से निधि को इंसाफ दिलाएगी और मर्फी को सजा। इसलिए अगली सुबह होते ही वो तैमूर अंकल के घर गई और उन्हें जाकर सारी बात बताई। तैमूर वही शख्स था जिसने इनका सेटलमेंट मर्फी फैमिली में कराया था, लेकिन इसके बावजूद तैमूर भी मर्फी की असलियत से अनजान था। शाम को नैना तैमूर और पुलिस वाले को लेकर मर्फी हाउस पहुंची और उन्हें बेसमेंट में उस लाश को दिखाने के लिए ले जाने लगी। बेसमेंट में पहुंचते ही जो उन्होंने देखा, वो देखकर सबका दिल दहल उठा। उन्होंने देखा मर्फी फांसी के फंदे पर झूल रही थी और अब उसका असली चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ झलक रहा था। वो 200 साल की बुढ़िया नजर आ रही थी। अब तो मर्फी ही मर चुकी थी, तो अब इसके आगे क्या ही हो सकता था। लेकिन नैना ने निधि को मर्फी के झूलते लाश के बगल में मुस्कुराता देखा। नैना समझ गई कि इस चुड़ैल की इतनी भयानक मौत कैसे हुई। इसका कत्ल निधि ने ही किया। वो आखिरी बार था जब नैना ने निधि को देखा। उसके बाद निधि का दाह संस्कार हुआ और फिर निधि कभी भी नैना को नजर नहीं आई। मर्फी का अंत भले ही दर्दनाक हुआ, लेकिन उसने एक मासूम से उसकी जिंदगी छीन ली। 2 बहनों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। आज इस घटना को बीते एक लंबा समय हो गया है, लेकिन नैना आज भी उस घड़ी को याद करती है तो दहल उठती है। खासकर उस लम्हे को जब मरने के बाद भी निधि की आत्मा ने उसे सच बता दिया और मर्फी का पर्दा फाश किया। इसलिए कहते हैं, मौत सिर्फ शरीर को आती है, आत्मा और भावना दोनों अमर है। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र है तो मौत के बाद भी आपका प्रेमी आपकी रक्षा करेगा और आपके साथ रहेगा। भले मर्फी ने खुद की असलियत छिपाने के लिए निधि का कत्ल कर दिया, लेकिन निधि की मौत के बाद भी असली सच सबके सामने आ ही गया। विहान, अथर्व और शिवांश तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और तीनों
12th स्टैंडर्ड की एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद वेकेशन में कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। मुझे लगता है इस बार हमें गोवा या मनाली नहीं बल्कि गांव जाना चाहिए। गांव के सुंदर वातावरण और गांव की हरियाली का आनंद उठाना चाहिए। बात तो तेरी सही है, लेकिन हम में से किसके गांव चले? हम तीनों एक एक करके सभी के गांव चलेंगे, लेकिन शुरुआत विहान के गांव नाथुपुरा से करेंगे। हाँ तो दिक्कत क्या है, चलो, लेकिन थोड़ी सतर्कता बरतना। मेरे गांव में तुम्हारी ये आवारागर्दी नहीं चलेगी, जैसे देर रात तक जागना, शाम को बाहर घूमना और सबसे खास भूत प्रेत का मजाक बनाना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तेरा गांव अंधविश्वासी के साथ साथ कायर और फट्टू भी है। देख, अब तेरा ज्यादा हो रहा है। विहान, तू साइंस का इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट होकर इन भूत प्रेतों पर विश्वास करता है, लेकिन कसूर तेरा भी नहीं है, क्योंकि तेरा जड़ ही वहां से जुड़ा है, तो ये तो लाजमी है। लेकिन तू टेंशन मत ले, इस बार हम तेरी और तेरे गांव दोनों की गलतफहमी दूर कर देंगे। तीनों दोस्त आने वाले वेकेशन में गांव जाने का प्लान कर रहे थे और तीनों ने चुना विहान का वो भूतिया गांव, जहां शाम ढलने के बाद उस गांव की चुड़ैल निकलती है और गांव में अकेले टहल रहे किसी भी इंसान को जान से मार देती है। अब तीनों को भूतों में जरा भी विश्वास नहीं था और इस बार उनका मकसद भी यही था कि वो गांव पहुंचकर उस चुड़ैल वाली बात को उनकी गलतफहमी साबित कर दे, जो उन्होंने इतने सालों से पाल रखा है। शाम की ट्रेन से वो लोग अगले दिन दोपहर में पहुंच गए थे विहान के गांव नाथुपुरा। वो तीनों विहान के घर पहुंचे। उनके गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ विहान की दादी रहती थी और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड थे। अरे बेटा, तू आ गया, बहुत अच्छा किया। जा, जल्दी हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ, जा। तीनों दोस्त खाना खाकर एक ही कमरे में अपने अपने बेड्स पर रेस्ट करते हुए बातें कर रहे थे। अरे, तुम लोग सो कहाँ गए? अपना मकसद भूल गए क्या? अथर्व अपने दोनों दोस्तों के साथ कमरे से बाहर चुपके से निकलता है और दादी के कमरे में घर की चाबी लेने जाता है। अथर्व अकेला दादी के कमरे में गया था। वो जैसे ही वापस जाने को मुड़ा, एक पतले से हाथ ने उसकी टी शर्ट पकड़ ली और पीछे से एक डरावनी आवाज आई, चाबी रख दे यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा कि विहान की दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका था। असल में विहान की दादी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी, जिसका चेहरा उस अंधेरी रात में भी इतना भयानक लग रहा था कि कमजोर दिल वाला तो वहीं मर जाए। ये देखकर अथर्व वहीं कांपते हुए बेहोश हो गया। जब बहुत समय तक अथर्व नहीं लौटा, तब उनके वो दोनों दोस्त दादी के कमरे में आए तो देखा कि उनकी दादी बेड पर थी ही नहीं। अरे, दादी कहाँ गई? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकती है? अरे, हो सकता है वॉशरूम गई होंगी, लेकिन पहले इस डरपोक को उठा, ना जाने क्या देख लिया कि यहीं बेहोश हो गया। वो दोनों उस रात नहीं जा पाते क्योंकि अथर्व उस हालत में नहीं था। अगली सुबह अथर्व की जब आंख खुलती है तो उसे उसके ठीक बगल में विहान की दादी बैठी दिखती है, जो अभी भी उसी खौफनाक चेहरे के साथ थी। बेटा, तू मेरा अच्छा बच्चा है ना? किसी को कुछ मत बताना कि मैं कौन हूँ, वरना कोई तुझे नहीं जान पाएगा कि तू कौन था।
अच्छा बेटा मेरा। इसके बाद विहान की दादी वहां से चली जाती हैं। अथर्व अभी भी सदमे में होता है और अपने दोनों दोस्तों को यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाने को कहता है। उसी शाम जब तीनों दोस्त गांव की सैर कर रहे होते हैं तो वो एक चीज नोटिस कर रहे थे कि हर कोई उनसे दूर भाग रहा था। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था। उन्हें इसकी वजह नहीं पता चल रही थी। एक चाय की टपरी चलाने वाले अब्दुल चाचा थे जो विहान को तब से जानते थे जब से विहान बहुत छोटा था। विहान उस अब्दुल चाचा के पास गया और उनसे बोला, अब्दुल चाचा, भूल गए क्या मुझे? ना बेटा, मैं तुझे कैसे भूलूंगा? तुझे तो मैंने मेरी गोद में खिलाया है। इसके बाद विहान उनसे गांव की चुड़ैल और शाम ढलने के बाद किसी का भी गांव में ना दिखने का कारण पूछता है और ये भी पूछता है कि आखिर उन तीनों को देखकर गांव के लोग भाग क्यों रहे हैं। बेटा, असली कहानी ये है कि जिस गांव की चुड़ैल का जिक्र तुम इतने समय से सुन रहे हो, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी दादी ही है। गांव की चुड़ैल जो रात में निकलने वाले का शिकार करती है, वो तुम्हारी दादी है। ये सुनने के बाद विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ बेटा, ये बात तुम्हारे घर वालों को भी पता है। आज से 7 साल पहले तुम्हारी दादी बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन एक चुड़ैल उसी समय गांव में साया बनकर घूमती थी। उसे एक शरीर की जरूरत थी जिसकी मदद से वो अपना शिकार कर सके। जब गांव के लोग उसे मारने गए तब तुम्हारी दादी भी उनमें से एक थी, लेकिन लौटते वक्त उस चुड़ैल ने तुम्हारी दादी के आत्मा को बांसवाड़ी में बांध दिया और उस चुड़ैल की आत्मा ने तुम्हारी दादी के शरीर में घर कर लिया। तब से तुम्हारी दादी इस गांव में हर रात मौत का खेल खेलती है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे घर में कोई भी भगवान की मूर्ति और पूजा घर नहीं होगा और अंधेरे में कभी भी दीप या कोई भी रोशनी नहीं जलती, क्योंकि चुड़ैल शैतान की पूजा करती है, भगवान की नहीं। इसके बाद अथर्व ने भी कल रात वाली बात का जिक्र किया और अब तीनों काफी डर गए थे क्योंकि ये तीनों उस चुड़ैल के घर में रह रहे थे। इसी वजह से कोई भी इनके करीब नहीं जाना चाहता था। अब समझ आया कि मेरे घर वाले मुझे अपने गांव क्यों नहीं आने देना चाहते थे। ना ही उन्होंने कभी इस सच को बताया। इसके बाद तीनों उस घर में गए, सामान बांधा और फौरन निकलने लगे। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। इतनी जल्दी जा रहे हो बेटा, लेकिन मैं अब अपने पोते से अलग नहीं हो सकती। मेरे माया खेल के कारण ही तो मैंने उसे अपने पास बुलाया है। अब तो मेरा शरीर बहुत पुराना हो चुका है। अब मेरी आत्मा को नए शरीर की जरूरत है। इतना कहते ही विहान की दादी के अंदर बसी उस चुड़ैल की आत्मा ने विहान के शरीर के अंदर दस्तक दी और इस डरावने दृश्य को देखते हुए वो दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर भागे। कहते हैं अब विहान की दादी की जगह विहान का शरीर उस चुड़ैल का घर बन चुका है, जो अगले 60 साल तक यूं ही इस गांव में हर रात मौत का खेल खेलेगा।